तो इस प्रश्न में हम लोग समझेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट के विषय में। ठीक है, इस प्रश्न को अगर हम हल करना चाहें तो हमारे पास तरीके क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी भूमिका को कि उत्तर की भूमिका क्या होगी हमारी। फिर हम लोग समझेंगे कि GRR क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे NRR से जुड़े हुए चीज़ों को। फिर हम लोग समझेंगे इसका प्रभाव क्या होता है या महत्व क्या होता है। फिर हम निष्कर्ष के साथ इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। ठीक है, यदि हम आपसे प्रश्न पूछें कि आप ये बताइए कि जनसंख्या कब बढ़ेगी कब स्थिर होगी, तो आपका जवाब क्या आएगा कि जनसंख्या जन्म दर तथा मृत्यु दर पे निर्भर करेगी, है ना। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ी सी अपनी सोच को और आगे लेकर के जाए तो हमें पता चलता है कि जनसंख्या इसके अलावा इस पर डिपेंड करती है कि एक महिलाएं कितनी बेटियों को जन्म देती है ना। क्योंकि वही बेटी आगे जाकर के माँ बनेगी, है ना। फिर वो बेटी फिर और बेटी को जन्म देगी, फिर वो आगे जाकर के माँ बनेंगी। इस तरह से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि आगे की ओर बढ़ती जाती है। अर्थात अगर हम कहना चाहें तो जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर या स्थिर दर होता है वो केवल जन्म दर या मृत्यु दर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पे भी निर्भर करेगा कि एक महिलाएं अपने जीवन में कितनी बेटियों को जन्म देती है, क्योंकि वो आगे जाकर के वही बेटी फिर माँ बनती हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ, है ना, तो इसी अवधारणा से मेरे पास दो शब्द बन के आते हैं, दो टर्म बन के आते हैं। एक टर्म है आपका GRR और एक है NRR। यानी हमारे पास इस अवधारणा से दो शब्द आते हैं। ठीक है, एक GRR और एक NRR। अब हम GRR को समझेंगे फिर NRR को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम GRR को। ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि जो एक महिला है, एक महिला है अपने पूरे प्रजनन काल में कितनी बेटी को जन्म देती है, कितनी बेटी को जन्म देती है, इसे कहा जाता है GRR, है ना। और महिलाओं का जो प्रजनन काल होता है उसे मान के चला जाता है 15 साल से लेकर के 49 साल, कहीं कहीं पे 45 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो GRR क्या कहता है कि एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान कितनी बेटी को जन्म देती है वो कहलाता है आपका ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब तो ये संभावित है, क्या है, संभावित। और इसमें ये मान के चला जाता है कि महिला पूरे जीवन काल जीवित रहती है, पूरे जीवन काल जीवित रहती है, अर्थात मरती नहीं है। ये इसमें मेन चीज मान के चला जाता है कि महिलाएं पूरी जीवन काल क्या है, जीवित है। अगर हम GRR को निकालने की बात करते हैं, ठीक है, कि आखिर GRR कैसे निकलता है, तो इसे निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर इंटू फीमेल बर्थ रेट, फीमेल बर्थ रेट। इसका इंग्लिश याद नहीं आ रहा था भाई, हिंदी नहीं आ रहा था। इसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इंटू फीमेल बर्थ रेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है भाई, फॉर्मूला सामने आता है। सबसे पहले हम अब इसको फॉर्मूला को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फीमेल बर्थ रेट निकालते कैसे, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसके लिए एक उदाहरण ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, कि एक क्षेत्र है जहाँ पे 100 लड़के जन्म लेते हैं, 100 क्या ले रहे हैं, बॉयज जन्म ले रहे हैं, और 95 क्या है, आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, ये जन्म ले रही हैं लड़कियां। ठीक है, तो यहाँ का फीमेल बर्थ रेट क्या है, तो कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फीमेल बर्थ, क्या हो जाएगा, फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाई टोटल बर्थ, टोटल बर्थ। यानी कुल महिला जन्म को हम अगर डिवाइड करेंगे कुल जन्म से तो हमें ये क्या मिल के आ जाएगा, फीमेल बर्थ रेट निकल के आ जाएगा। यानी फीमेल बर्थ रेट इक्वल टू होता है फीमेल बर्थ बाई टोटल बर्थ। तो टोटल महिला कितने जन्म ले रही है, 95, और टोटल बर्थ कितना हुआ, 100 + 95, 195। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाई,
डिवाइड करेंगे तो इसका एक मान आता है, हमने निकाला है आपको इसमें, तो ये आपका चला आ जाएगा कट के 0.487, हाँ 0.487 के सामने आता है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे GRR को। ठीक है, किसको निकालेंगे भाई? GRR को निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या ले रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं भाई? एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि जो टोटल बर्थ रेट है, क्या है? टोटल बर्थ रेट है वो 4 है, क्या है? 4.0 है ना। और अभी हमने फीमेल बर्थ रेट 0.487 है। तो बताइए कि GRR क्या होगा, यानी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट यानी 4 इंटू फीमेल बर्थ रेट 0.487। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये आएगा वो 1.995 है ना। इसका मतलब क्या है कि एक महिला, इसका मतलब क्या है GRR 1.95 का, कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 1.95 बेटियों को जन्म देगी जो आगे माँ बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा था GRR। ठीक है, अब GRR को समझने के लिए हम आपको एक ग्राफ भी बना करके दिखाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो स्क्रीन से वीडियो रोक करके ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक ग्राफ से समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे बर्थ रेट। ठीक है, फीमेल बर्थ रेट, और यहाँ पे क्या लेंगे? सॉरी, यहाँ पे GRR लेंगे, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, ये 0.5 रहा, ये 0.5 के बाद 1 रहा, फिर 1.5 रहा, और ये 2.0, 1.0। ठीक है, महिलाओं का एज 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, 45 तक लेके चलेंगे क्योंकि इसके बाद नहीं होता पहचान लगभग। अगर 15 वर्ष की आयु में देखें तो ये काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा, 20 में भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो ये जो है आपका इस तरह से आपका बढ़ता हुआ ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम समझते हैं। ये है महिलाओं की एज, क्या है? महिलाओं की एज। ठीक है, और ये है आपका GRR। ओके, तो अगर महिला 15 वर्ष की है तो बहुत कम बच्चों को जन्म देती है। मेन जो बच्चों का जन्म होता है वो 20 से लेकर के आपके 30 के बीच में होता है। ठीक है, ये होता है महिलाओं का मुख्य प्रजनन काल। इसमें महिलाएं क्या करती है? अधिकतम बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद क्या होता है? जनसंख्या, उसके बाद जो जन्म दर होता है वो स्थिर लगभग हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ की व्याख्या करें तो क्या बोलेंगे कि 15 से जो 20 की जो आयु है, यहाँ पे जन्म दर क्या होता है? काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसके बाद 20 से जो 30 का एज होता है, इसमें ये काफ़ी अधिक होता है, और 30 के बाद ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और या तो स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ चलेंगे जो हमारा क्या है भाई? NRR है। ओके, चलिए NRR, ठीक है। NRR मतलब होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या बोलता है कि अगर सारी महिलाएं, है ना, कितनी महिलाएं प्रजनन काल तक जीवित रहती हैं और कितने बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं NRR। क्या कहते हैं? NRR, अर्थात कि महिलाएं कितनी जन्म देगी? किसको? बेटी को, यदि वह प्रजनन काल तक जीवित। अर्थात इसमें यह मान के नहीं चला जाता कि सारी महिलाएं प्रजनन काल तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसमें वास्तविक स्थिति जो व्यवहार में देखने को मिलता है कि सारी महिलाएं तो नहीं जीवित रह सकती, कुछ तो पहले ही मर जाएंगी, है ना। तो इसमें ये देखा जाता है कि महिलाएं कितने बच्चों को जन्म देंगी, कितनी बेटी को जन्म देगी यदि वह प्रजनन काल तक जीवित होती है तो। ठीक है, इसे निकालने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने अभी निकाला था GRR इंटू
फीमेल मोर्टालिटी रेट यानी महिला मृत्यु दर। क्या निकालेंगे? महिला मृत्यु दर, ठीक है। या सॉरी माय मिस्टेक, गलत फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग ऑफ रिप्रोडक्टिव रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल टू रिप्रोडक्टिव एज, यानी कितनी महिलाएं आपकी जो है वो रिप्रोडक्शन एज तक जीवित रहती है, ठीक है। तो GRR हमने कितना निकाला था? 1.95, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी रेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 100 महिलाओं का जन्म हुआ, ठीक है। 100 लड़कियों का जन्म हुआ या महिलाओं का जन्म हुआ, जिसमें से क्या हुआ कि आपकी जो 80 महिलाएं हैं, आपकी जो 80 महिलाएं हैं ये आपके प्रजनन काल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो यही आपका कह जाएगा कि प्रोबेबिलिटी, संभावना कितना है कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे भाई? 80% महिलाएं हो जाएंगी, तो ये हो गया 0.8, मतलब हर एक महिला में से 0.8 महिला पहुंचती है वहां तक, ठीक है। तो इसको हम 0.8 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 1.56, अर्थात है ना कि 100 महिलाएं मिलकर 156 महिलाओं को जन्म देंगी जो आगे रिप्रोडक्टिव एज तक जाएंगी, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? NRR निकल के सामने आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट है आपका कि अब हम दोनों के बीच में अंतर समझेंगे। एक और है, हम ऐड कर सकते हैं आप अंतर वाला। क्या ऐड करेंगे भाई? कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखते हैं मापदंड, है ना, एक तरफ आपका GRR और एक जगह है आपका NRR, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या है? ये केवल जन्म लेने वाली लड़कियों का गणना करता है ना। क्या गणना करता है? केवल जन्म लेने वाली लड़कियों का गणना, है ना। और ये गणना करता है कि कितनी महिलाएं, कितनी लड़की रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचती है, ठीक है। ये केवल इसका गणना करेगा कि कितनी लड़की का जन्म हो रहा है, और ये गणना करता है कि कितनी महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाएगी या कितनी लड़कियां रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचती है, ठीक है। इसमें मृत्यु दर, इसमें दूसरा है मृत्यु दर, तो इसमें मृत्यु दर को शामिल नहीं किया जाता, जबकि इसमें मृत्यु दर को शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि या स्थिर की स्थिति, ये नहीं बताता, आंशिक रूप से बताता है, ये पूर्ण रूप से बताता है कि जनसंख्या आगे बढ़ेगा या जनसंख्या स्थिर होगा। क्या ये कोई मान लेता है? तो इसमें कोई मान नहीं लिया जाता, जबकि इसमें मान लिया जाता है एक, है ना। अब इसको हम आगे समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है? मुख्य रूप से हमें अंतर देखने को मिलता है। अब क्या करेंगे हम इसके? क्या करेंगे? प्रभाव या महत्व को समझेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है वृद्धि दर के ऊपर, ठीक है। चलिए, अंतर को अगर समझना चाहे तो आप एक सिंपल सा एक ग्राफ बना के दिखा दीजिएगा कि ये 45 है और ये आपका क्या है भाई? 15 है, ठीक है। और ये आपका GRR और NRR है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? आपका जो GRR है वो ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका GRR है, और आपका जो NRR है वो हमेशा नीचे देखने को मिलेगा। अर्थात GRR दर क्या होता है? ऊंचा होता है, जबकि NRR दर क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उसका भी गणना किया जाता है। तो ये आप ग्राफ में समझा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं या महत्व की तरफ, ठीक है। चलिए, प्रभाव क्या करेंगे भाई? प्रभाव, ठीक है। चलिए, मान लीजिए यदि आपका जो क्या है भाई? NRR ये 1 है, ठीक है। दूसरा NRR 1 से कम है, तीसरा NRR ज़्यादा है, NRR ज़्यादा है 1 से, और एक क्या है? कम है 1 से, तब क्या होगा? चलिए, NRR अगर 1 है मतलब क्या होगा कि जनसंख्या आपका स्थिर होगा, ठीक है। अगर NRR ज़्यादा है किससे? 1 से, मतलब जनसंख्या क्या होगा भाई? बढ़ेगा। और NRR क्या है? कम है 1 से, मतलब क्या होगा भाई?
जनसंख्या घटेगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस नेट रिप्रोडक्शन रेट का प्रभाव। ठीक है, अगर मान 1 के आसपास है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है, एनआरआर 1 है तो वृद्धि होगा, और ये एनआरआर 1 से कम है तो क्या हो जाएगा भाई, घटेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या रहा प्रभाव। अब हम निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो एनआरआर और जीआरआर हमें क्या समझने में मदद करता है कि किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी। यदि जनसंख्या दर एनआरआर 1 पे होता है तो जनसंख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अगर एनआरआर 1 से अधिक होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, और अगर एनआरआर 1 से कम होता है तो जनसंख्या क्या हो जाती है, घटती है। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, इस उत्तर को क्या कीजिएगा, समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। एक लास्ट में अगर हम एक चीज और एन आर आर और जी आर आर, ये केवल समझने में मतलब ये बताता है प्रतिस्थापन। क्या बताता है कि जनसंख्या कितनी प्रतिस्थापित होगी, और ये क्या बोलता है, ये आदर्श स्थिति है। कैसी स्थिति है, आदर्श स्थिति है कि क्या होगा, और ये प्रतिस्थापन, ये भी अंतर में लिख लीजिएगा।